दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बारिश की रात का आखिरी पार्ट। तो अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सोचों में गिरा बैठा था कि इमाम साहब आ गए। वो कुछ देर बैठे और बोले, मैं किचन और घर का मुआयना कर लूं? जी जरूर। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन में वो ज्यादा देर रहे, मुख्तलिफ जगह पर चंद कीली लगाए और गर्म अगरबत्तियां सुलगाई। फिर मेरे कमरे में इबादत की इजाजत चाही। मुझे भला क्या इतराज था। वो 1 घंटे बाद कमरे से बाहर निकले। निसार चाय बनाकर लाया था। मैंने पूछा, मौलवी साहब आखिर मसला क्या है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप घबराए नहीं। हमारे इस जाहिरी दुनिया के साथ साथ और मेरे रब की बहुत सी मखलूक है। असल बात यह है जो हमें दिखाई नहीं देते, इससे जायब नहीं होते, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। पर नाए दिखाने वाली चीज का खौफ हजारों गुना ज्यादा होता है। मगर मौलवी साहब ये सब मेरे साथ ही क्यों है? और अभी तो लोग भी मौजूद हैं। इस रात भी सड़क पर भी पता नहीं कितनी गाड़ियां गुजरी होंगी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप इसे भी जिंदगी की एक आजमाइश समझ लो। आपने तो सही मिसाली जुर्रत का मुजाहरा किया है। आगे भी इस्तिकामत रखे। बस दुआ करे जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हो। आज मैं तहज्जुद के टाइम चिल्ला करूंगा। दरअसल ये चांद की तारीकियों में करना पड़ता है। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चले मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैं और निसार मौलवी साहब को छोड़कर इधर उधर फिरते रहे। फिर जैसे ही घर पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन वापस आ गया। अंदर आकर कहने लगा, साहब वो शाह जी आ गए हैं, बाहर बरामदे में बैठे हैं। मैं उठकर बाहर आया। 60 साला आदमी बैठा था, पतला लंबा जिस्म और लंबी बालों में मलबूस शख्स था। मोहम्मद हुसैन, चाय बनाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त भी करो। शाहजी ने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहा, आपके बंदे ने कुछ बातें तो बताई हैं, अब आप जरा तफसील से सारे हालात बताएं। मैं जितनी देर बताता रहा वो सर झुकाए सुनते रहे और सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते रहे। मेरी बात सुनने के बाद खामोश रहे और फिर सर उठाकर बोले, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। ये बताएं कोई टेप रिकॉर्डर है घर में? जी है, आप अंदर आ जाएं। मैं इन्हें लेकर अंदर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जेब में से एक कैसेट निकाली और चलाने को कहा। अजीज मियाँ गवाल की बारी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने इशारे से आवाज ऊंची करने को कहा। ऊंची आवाज से कमरे के दीवार लरजने लगे। शाह साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे और मैं और निसार ये देखकर आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है भाई? मैं अम्मी और रिहाना के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बेटा कवाली पर झूम रहा होगा। 10 मिनट कवाली सुनने के बाद शाहजी ने आंखें खोली और इशारे से टेप बंद करने को कहा और बोले, ये औरत इसी जगह की है और बच्चे हैं इसके साथ 5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक खामोशी के साथ बोले, मकसद तो आपकी जान छुड़ाना है, ये किसी जगह पर नहीं, आपके साथ ही है। इस पहली रात जब आप आ रहे थे, बारिश की रात, बारिश थी ना तेज? जी ऐसा ही था। वो बोले, वो औरत अभी भी बाहर दरख्तों पर बसेरा किए हुए है। अगर मैं अभी आपके साथ ना होता तो आपके कमरे में ही मौजूद रहती। इसी वक्त मोहम्मद हुसैन टेबल पर चाय बिस्किट रखता हुआ बोला, शाहजी वो आखिर चाहती क्या है? वो साहब जी पर आशिक हो गई है। शाहजी ने इसे गूर कर देगा और कहा, जिन्नात को इश्क होने के अलावा भी कुछ मसले काम होते हैं। मोहम्मद हुसैन चुप हो गए। लेकिन जिन्नात के नाम पर मेरे दिल पर जो गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। शाहजी बोले, आपसे कहा है कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दरकार है। और दूसरी बात ये कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। ये चीज़ें मेरी इलायत का हिस्सा है कि मेरा मुआवजा आपका काम हो जाए तो दिल चाहे तो कुछ दे दें, वरना मेरा मकसद सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना है। वो अचानक रुक कर किसी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें सुर्ख बल्कि अंगारा हो रही थी। कहने लगे, 3 दिन मुझे यहाँ क़याम करना होगा। ऐसे में आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा, जैसे आप बेहतर समझे। वो बोले, मुलाजिम को साथ भेज दें, मैं कुछ सामान इकट्ठा कर लूँ। अमल मुझे आज रात से ही शुरू करना होगा। जी बेहतर। मैंने मुलाजिम को पैसे दिए और कहा, कुछ खाने पीने की अशिया भी खरीद ले, जैसे बिस्किट केक वगैरह। इनके जाने के बाद मैं और निसार भी हवाखोरी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। मौलवी साहब और शाह साहब की तसल्लियाँ देने के बावजूद परेशानी छाई हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस घर चला जाऊं। फिर सोचा, जब सब कुछ शुरू कर चुका हूँ, किसी मंजिल तक तो पहुँचूं। और वैसे भी उन्होंने कहा
کہاں ہے؟ اس چیز کا بسیرا گھروں میں نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ہے۔ بیچارہ نثار بھی میری وجہ سے پریشان تھا اور بولا شاہ صاحب میرے کمرے میں ٹھہریں گے، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں، کیا معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہو۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ دیر رات محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی ہو گئی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں خوفزدہ تو تھا لیکن وہ رات سکون سے کٹ گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے، نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا، پھر میں پہلے سو چکا تھا۔ جب میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک ایسے لگا کہ کھڑکی سے برفیلی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا ہو۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں تھا کہ میں سردی سے ٹھٹرنے لگوں، اٹھنے لگا ہی تھا کہ مجھ میں ایسے لگا جیسے کوئی بڑا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا لجلاتا ہوا وجود میرے جسم پر پھیلا، ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گن آئی۔ نثار نثار میں بولنے لگا، میری آواز میرے خشک حلق میں پس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹنے لگا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی، میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا وہ وجود لمحہ بلمحہ بے جان کرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سرد سناٹے کے بے جان خاموشی میں ایک دل خراش چیخ و پکار سنائی دی جو کانوں کے پردے پھاڑتے اطراف کے جسم کو توڑتی چارسو پھیل گئی۔ وہ وجود بجلی کی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا اور اسی وقت نثار کی آواز آئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی، وہ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اٹھیے، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھے، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین جلدی ادھر آؤ۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی، یہ آخر مدم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو مقامی ہسپتال میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھیں کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک، اشارے سے جواب دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نثار بولا، میں نے ڈاکٹر کو صرف دل گھبرانے کی شکایت کی تھی اور جو کچھ مناسب سمجھا وہی کیا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے کہا، ابھی صرف آپ آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہے گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، وہاں مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہسپتال میں دوسرا دن تھا۔ مولوی صاحب اور محمد نثار اور دفتر کے لوگ میرے مزاج پرسی کو آئے تھے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو باری وجود اپنے اوپر محسوس کرتا اور آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کا وقت تھا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیر خیریت کو آیا ہے، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ بس وہ ہاں ہی کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا اور پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹس ساری اچھی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہسپتال سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا لیکن پھر بھی میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا، آپ نہیں جانتے، آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا؟ کب؟ آج صبح؟ میں تو اچھل پڑا۔ نثار بولا، ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا، کوئی دروازے پر ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زرد نیچے پڑے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے پانی مانگا۔ محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو پانی ان کی
बांचों से गिरने लगा। शाह साहब को हिलाया जुलाया, सीना तपतपाया, पर नब्ज नहीं थी, वो मर चुके थे। मोहम्मद हुसैन ने जुर्रतमंदी ये की कि होश व हवास काबू में रखे और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुझे फोन किया। शुक्र ये कि मेरे बड़े बहनोई हैं। मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। आप समझदार हैं, चोर डाकू SHO की रिपोर्ट करवाना आसान है, लेकिन कोई मर जाए, जादू सहर, ये तो ऐसी चीजें हैं कि आपकी अपने भी वहम समझ रहे होते हैं। खैर, मसले की बात नहीं है। मेरी बहन सारी सूरत हाल से वाकिफ है। वो परेशान तो हुई, लेकिन सारा मामला उन्होंने संभाल लिया और मोहम्मद हुसैन को भी सख्ती से ताकीद की कि वो किसी से कुछ न कहे। निसार की बात सुनने के बाद मैंने सोचा आखिर शाह साहब के साथ क्या हुआ होगा। निसार बोला, इमाम साहिब भी आए थे, शाह जी की तदफीन में शिरकत की थी और वो बोले बस मौत आनी थी सो आ गई। बहाना चाहिए वो भी बना लो। अगर शाह साहब इत्मीनान से काम कर लेता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आग राग भी कर देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बला ने पीछा छोड़ा कि नहीं। निसार बोला, वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? उन्हें इस रात के बाद कुछ गैर मामूली तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक शाह साहब की मौत का बहुत दुख हुआ। वो तो मेरी ही परेशानी हल करने आए थे। निसार बोला, हाँ ये है। खैर, मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई और मैं घर जाने से पहले इस किराए के घर में सामान लेने गया तो कदम कदम सोच सोच कर बढ़ा रहा था। मैंने मोहम्मद हुसैन का शुक्रिया अदा किया, जिसने हर कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। मोहम्मद हुसैन बोला, साहब जिस दिन शाह साहब का इंतकाल हुआ, इसी दिन आपके कमरे का सारा सामान बुरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ था। आप अपना सामान चेक कर लो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कुछ पैसे इसकी मुट्ठी में दिए। निसार वाकई ही जानिसार दोस्तों में से एक था। वो लाहौर तक मुझे खुद छोड़ने आया। घर आने के 3 महीनों में मैंने कुछ गैर मामूली महसूस न किया। बाद आजा कुछ ऐसा जरूर हुआ कि मुझे वो मुलाजमत छोड़नी पड़ी। शिफ्ट हो गया UAE। 1 साल बाद मैं अम्मी और बच्चे समेत। लेकिन जब भी पाकिस्तान जाऊं तो निसार से जरूर मिलता हूं और कहीं ऐसा नहीं हुआ हम मिले और इस वाकयात को याद ना करें। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया, पर मेरी बीवी रेहाना को कौन समझाए। वो तमाम तर मिसाली मोहब्बत के बाद भी बेडरूम में डबल शिफ्ट के बजाय 2 सिंगल बेड होने पर कड़कती रहती है। इसे क्या बताऊं कि रात को सोते मैं बार बार टांगे पिला कर देखता हूँ कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा मेरे पैरों की तरफ। और शाह जी की मौत का दुख भी मुझे खाई जाता है कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर किस तरह इस रोज मेरी जान बचाई। यकीनन वो शाह साहब के किसी अमल का नतीजा होगा। इस वक्त वो बारी वजूद चीख मार कर मेरे जिस्म से हट गया था। मुझे यकीन है शाह साहब ने इसे किसी अमल से इसका खात्मा कर दिया होगा और इसी के साथ उन्होंने अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।